यहाँ उपस्थित शिक्षकों, मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं आपसे चंद बातें साझा करूं। सच तो यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 72-73 वर्षों के बाद भी हमारे देश में राष्ट्र निर्माण की जो बुनियादी संकल्पना है वह संस्थान निर्माण के बगैर मुकम्मल नहीं समझी जा सकती। और आज बहुत सिनिकल अगर हम ना भी हों तो भी हम सब कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि देश के अलग अलग स्वायत्त जो संस्थाएं हैं लोकतांत्रिक, उनके मूल्य कहीं ना कहीं छीज रहे हैं, उनमें क्षरण हो रहा है। और वैश्विक स्तर पर जिस तरह से शिक्षा को एक कमोडिटी के रूप में ट्रीट किया जा रहा है और अलग अलग देशों में शिक्षा मंत्रालय का नाम भी अलग अलग होने लगा है। कहीं पर इसको कार्यस्थल संबंध मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है, अपने देश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और अगर हम सचमुच आदमी से इंसान बनने के सफर में हैं, उस सतत यात्रा में अगर हम वाकई कोई रिसोर्स हैं तो फिर इंसानी तहजीब, तमद्दुन, उन मूल्यों के प्रति हम कितने संवेदनशील होकर समाज के अंदर चल रहे अलग अलग गतिविधियों में अपने स्तर से कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन भी हमें सतत निरंतर करते रहना चाहिए। आप सब चाहते तो एक से बढ़कर एक फैसिनेटिंग फील्ड है उसमें जा सकते थे, लेकिन यह आपका अपना चयन है, अपना चुनाव है कि आपने शिक्षक होना मुनासिब समझा और इसीलिए इस इदारे में आपने दाखिला लिया है। और मजे की बात तो यह है कि बहुत दुश्वार राहों से गुजरकर अपने देश में जितने लोग विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं उसमें 100 में से 9 से 10 लोगों का कदम उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ पाते। और अगर हम थोड़ी यथोचित भागीदारी हायर एजुकेशन में करना चाहें तो कम से कम 1500 नए विश्वविद्यालय इस देश में खोलना पड़ेगा। और अभी की स्थिति कुछ ऐसी है कि सब कुछ बाजार के हवाले कर दो, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा का सांप्रदायिकरण, ये सब कुछ चल रहा है और बहुत महीन तरीके से चल रहा है। और जो लोक कल्याणकारी राज्य की अपनी भूमिका है, राइट टू एजुकेशन से लेकर बहुत सारे राइट बेस्ड कार्यक्रम करने का बिहार में ऐलान था, सरकार ने नहीं। और अभी लगातार शैक्षणिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की बात हो रही है 2018-17 से। ये कैसी ऑटोनॉमी जिसमें कि आपको खुद से फंड जनरेट करना है और वह खर्च बच्चों पर पड़ेगा। जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर जो मेस के अंदर का काम कर रहे कर्मचारी हैं या बाकी एम्प्लॉइज हैं, साफ सफाई, इन सब का खर्च, पानी का, बिजली का,
यह सब की उन बच्चों से वसूलने की बात हो रही है। और यह भारत सरकार के स्तर पर ही नहीं हो रहा, बल्कि WTO के सामने हम जिस तरह के करार करते हैं उसका दबाव सीधा सीधा इन संस्थानों पर देखने को मिलता है। हम सब जरा सोचें कि हम किस तरह के भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, या कि हमारे कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और आज एक और बात जिसकी तरफ हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमने समाज के अंदर इस बात को, इस जहनियत को विकसित होने दिया कि अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के कोर्स में हमारा दाखिला नहीं हो पाता है तो हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म मार दिया जाता है। और वो बच्चे इतने उलझन में +2 करते हैं, वो IIT और मेडिकल की तैयारी में खपते हैं, टूटी टेस्टों में अपना भविष्य तलाशने की जद्दोजहद करें, उसका मन नहीं करता है नसीब होना, उसके दिमाग में कहीं रजिस्टर नहीं हो रहा है इसका कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन, लेकिन जनरल करना है, डिप्रेशन में चले जाना है, इसलिए कि माँ बाप ने आप देखा है हमारा बच्चा डॉक्टर। और आज हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में मरवा का गोबर ही दिया जाता है और उसको नौकरी नहीं मिलती। तो हम इस लायक खुद को इसलिए नहीं बना पाते हैं कि हमारी अभिरुचि, हमारी दिलचस्पी उस तरफ नहीं है जिस तरह का कोर्स हम चुनते हैं। तो इन संस्थानों की एक भूमिका यह भी होनी चाहिए कि हम उन बच्चों से, उन बच्चों के पेरेंट्स से बहुत कायदे से बात कर सकें कि आपके बच्चे की अभिरुचि क्या है। चूंकि अपने यहाँ शिक्षकों को लेकर एक खास तरह की धारणा बना ली गई है कि मजबूरी में लोग शिक्षक हो जाए। और आप जानते होंगे कि ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज्यादा सैलरी स्कूल टीचर्स की, क्योंकि वो जितने नाजुक काम में लगे हुए हैं उन बच्चों का मानस करने हैं, और जितना मुश्किल काम होता है उनके साथ समय बिताना, उनका अटेंशन स्पैन इतना कम होता है। आप किस तरह की पेडागोजी डेवलप करते हैं, उस यूनिक शिक्षण विधि का भी असर करते हैं। अगर बहुत दिलचस्प तौर तरीका है आपका पढ़ाने लिखाने का, तो बच्चे क्लासरूम में निश्चित रूप से आएंगे और वो जो 50 मिनट का, 1 घंटे का आपका व्याख्यान होगा, आपकी क्लास होगी, उसमें मन लगाकर वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज आप उसको अगर डिस्करेज नहीं करते हैं तो वो नए तौर तरीकों के साथ सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। अब देखिए कि किस तरह की शरारत होती है कि हिस्ट्री राइटिंग अगर NCERT के लोग करते हैं, एक खास दल की सरकार अगर होती है तो राजस्थान के इतिहास के पाठ्यक्रम में 2 पन्ने जोड़ दिए हैं, और दूसरी पार्टी की सरकार जब अगली बार आती है तो उन 2 पन्नों को खाल कर हटाती है। ये तो हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का मौजूदा सच है। और बच्चों के अंदर धारणाओं से जो समझदारी बनेगी, जिसमें कोई डेंस फैक्चुअलिटी नहीं होगी, उसका असर लंबे समय वो अपनी आइडियोलॉजी को भी किसी तरह से शेप होते हुए। तो जिस तरह से रस्मी तौर पर अगर हम शिक्षकों को नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता, मेकर्स ऑफ द नेशन करते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि हमने अपना काम कर लिया। अगर शिक्षक इस समाज का भोजन में जिएगा, अभाव में जिएगा, वह कितने ऑर्गेनिक ढंग से बच्चों के साथ एंगेज कर पाएगा, इसमें शको सुझाव। और आपका काम आत्महीनता पैदा करना नहीं, बच्चों के अंदर आत्मबल पैदा करना है। हमने देखा है कि जिस विषय के अच्छे शिक्षक हमें मिल गए, वही विषय हमारा अपना हो जाता है। वो संस्कृत हो, वह राजनीति विज्ञान हो, वह दर्शन शास्त्र हो, कोई भी विषय इस दुनिया का
ऐसा नहीं है जिसमें अच्छा नहीं किया जा सकता है और जिसमें कुछ नया एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। बहुत फैसिनेटिंग। अब जैसे देखिए कि मेरे टीचर थे इंग्लिश लिटरेचर के KNG कॉलेज भागलपुर, बहुत शानदार। मतलब कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में अगर कुछ डिफाइंड स्कॉलर्स प्रोड्यूस किया होगा इंग्लिश लिटरेचर में तो वो उनमें से एक। लेकिन एक जुमला वो अक्सर क्लास में करते थे, यू डोंट बिहेव लाइक सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स। मतलब सोशियोलॉजी को वो समझते थे कि ऐसे ही किसी में एडमिशन नहीं मिला तो समाजशास्त्र पढ़ो। तो दुनिया में एक से बढ़कर एक सिद्धांतकार हुए हैं जिन्होंने समाज के डिजीज को डायग्नोज करके कोई वे आउट कोई नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। और सोशियोलॉजी में जाकर आप अप्लाई कीजिए, लेकिन तो देखिए कितने मुश्किल से एडमिशन हो, दो बार 3 बार अप्लाई करना, परीक्षाएं देते। तो इसलिए हम सब थोड़े अपने दिमाग की जो खिड़कियां है उसको खोल कर रखते हैं। गांधी जी कहते थे ट्रेडिशन के नाम पर कई दफे वो दतियानुसी ख्याल के भी नजर आते हैं, लेकिन चीजों को अगर हम संपूर्णता में देखें तो एक जगह वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे घर को 4 दीवारों में कैद कर दिया जाए, उसकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के झरोखों से हर एक संस्कृति के बयान बने। हाँ, मैं नहीं चाहता कि उन झरोखों से मेरे अपने बयान कर जाए। शिक्षा तो एक त्रिभुज की तरह है ना, जिसमें एक शिक्षक है, एक छात्र छात्रा है और एक अभिभावक है, और तीनों के बीच अगर कोई तादात्म्य संबंध स्थापित होता है तब जाकर हम किसी मंजिल पर पहुंचते। कोई भी उपलब्धि है, कोई भी विफलता सिर्फ न तो शिक्षक की, न छात्र की, न तो अभिभावक की, तीनों बहुत संयुक्त रूप से जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर बच्चों का छीजन दर बढ़ता है स्कूल से ड्रॉप आउट, तो कोई एक ही उसके पीछे जिम्मेदार नहीं होता। हो सकता है लगातार और उस बच्चे की तुलना पड़ोस के बच्चों से कर रहे हों उनके माता पिता, और वो लगातार एक एहसास कमतरी में चला जा रहा हो। इस बात का अगर कोई इल्म उसके शिक्षक को समय रखते हुए नहीं हो पाता है तो कभी एक त्रासदी होगी। इसलिए मैंने तो ये सोचा है, और मेरे जैसे कई साथियों ने, कि हम लोग अपनी पढ़ाई जब पूरी करने औपचारिक तरीके से तो अपना कुछ वक्त गांव जबाड़ टोले मोहल्ले में रहेंगे और उन बच्चों से जाकर बात करेंगे असल में तुम क्या करना चाहते, किस विषय में तुम करना, संस्कृत में हम लोग हैं उसी में तो है, उसी को कायदे से पढ़ो। तो साहित्य में रुचि उस दिशा में चलो। विज्ञान पसंद आता है तो खुश हो जाते हो नंबर्स को देखकर, उसके बारे में सोचकर, बहुत जल्दी से तुम वो कैलकुलेशन कर डालोगे, तुम उसमें आते हो। किसी बिहार के एक डॉक्टर SN प्रसाद ये भवन मेडिकल की भागलपुर यूनिवर्सिटी में थे, उनका SP कॉलेज में टिकट बनाकर भेजे थे एवं PG का सेंटर खुला। पंचवा रियल नंबर के इन्वेंटर में जाते हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिला और बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के चेयरमैन बहुत गजब तरीके से वो चीजों को विद्यार्थियों के सामने परोसते थे। और सर्व शिक्षा अभियान जब से आया और बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन हो रहा है, भले वह दोषपूर्ण नियोजन हो, उस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन लोगों का BEd करने के लिए लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। कहीं दाखिला हो जाए, कहीं हम 2 साल पहले 1 साल होगा, 2 साल आपको देना पड़ता है। लेकिन आप BEd करें अगर बैचलर्स करने के बाद, तो निश्चित रूप से मास्टर्स में भी कहीं ना कहीं दाखिला से जहाँ से उसको करें। खुद से अगर आप अगर कोई चीज हमें नहीं आती है तो हमें गिल्ट नहीं होता है, हमें हमारे अंदर कोई बेचैनी और छटपटाहट क्या नहीं बनती। अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं छाड़ से गए। और आप जानते हैं कि सिर्फ आपकी मूल्यांकन उन बच्चों का नहीं करते हैं रोज क्लासरूम में, वो बच्चे भी लगातार आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपका निरंतर वो इवैल्यूएशन और असेसमेंट करते हैं। आपके सामने हो सकता है ना, अगर हम दोस्ताना आपका टाइम करते हैं उन बच्चों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि बिहार जैसे स्टूडेंट है, यह एक बहुत सुंदर बात होगी जहाँ शिक्षकों से जिला वजन लोग करते हैं। शिक्षकों के प्रति कोई सम्मान का भाव समाज में इसलिए भी नहीं रह गया है कि पिछले 5-7 वर्षों में 10 वर्षों में जो हुआ है
कि कोई एक कॉम्पिटिशन लेकर कोई जैसी उसका एग्जाम में ऑर्गेनाइज करता है, किसी की प्रतिभा पर सवाल नहीं है, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया का अगर हम स्टैंडर्ड उसका बार अगर हमने हाल नहीं करता है तो हम एक तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी को पूरी प्राथमिक शिक्षा को चौपट करने के मामले में गुनहगार है। एक वक्त था जब डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग वाइस चांसलर भी हुआ करते थे किसी यूनिवर्सिटी के लिए, बहुत बड़े सोशलिस्ट आचार्य नरेंद्र देव भी कुलपति की भूमिका निभा रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे। के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, वो हमारी यूनिवर्सिटी के चांसलर हुआ करते थे। बहुत सारे लोग, डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने बड़े शास्त्री, लेकिन दिल्ली स्कूल में जाकर पढ़ाते थे। तो ये पढ़ने पढ़ाने का काम है, ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है और नेशन बिल्डिंग में इससे बेहतर कोई कंट्रीब्यूशन आपका हमारा नहीं हो सकता है। इसलिए जिस क्षेत्र को आपने चुना है, मैं आपका बहुत एहतराम करना चाहता हूँ और आपके लिए मेरे मन में बहुत कदर है। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में बीपीएससी के चेयरमैन रहे 6 साल, रामाश्रय प्रसाद यादव, बड़े शिक्षा विदेशों में भी पढ़ाया। वो एक बार एक वाकया हमसे साझा कर रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आपको भारत के रिपब्लिक के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंच चुके, कोई ऐसी इच्छा जो आपकी अधूरी रह गई। उन्होंने कहा कि काश मैं कहीं किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक हो जाता, मैं कहीं की वाइस चांसलर पा जाता और शायद इसको बेहतर शेप दे सकता, तो मुझे ज्यादा तसल्ली होती कि जीवन का आखिरी मकाम पर भी हमारी एक इच्छा जो पूरी है वो पूरी होगा। आप समझिए कि आप कितने खूबसूरत देश में हैं और रोज यहाँ पर आपको अपने आप को निखारने का, संभालने का अवसर मिलता है, खुद से को प्रूव करने का मौका खुद को देते हैं। यह जो तहजीब पलती है, तो हम यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने सिखलाने को, द्वंद्व आपस में हो, लेकिन काम करना चाहिए कि तहजीब आगे भी बनी रहे, बची रहे। और ललिता जी ने जो अपने जीवन का एक मकसद बनाया है कि जरूरतमंद लोगों जो कहीं और दाखिला नहीं ले पाते हैं या जो डिजर्व करते हैं, किसी अभाव के चलते उनका नामांकन नहीं हो पाता है, उनके लिए भी कुछ विशेष ख्याल कर सकें और गांव के इलाके में भी कोई इस तरह का संस्थान हो जहाँ की लोगों को बहुत जरूरत नहीं करनी पड़े। तो मैं उनको भी साथ जुड़ा देना चाहता हूँ इस काम में वो और सफल हो सके। और समाज सेवा के कई माध्यम हैं, उनमें से एक सशक्त माध्यम है कि हम शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण करें, हम बच्चों को इस काबिल बना सकें और यही ख्याल रखें कि हम अपने व्यक्तित्व को उन पर लाद न दें। हर किसी की अपनी एक स्वतंत्र शख्सियत और बुद्ध जो कहते थे बी योर ओन लाइट, तो बच्चों को हम उनके हिसाब से चलने फिरने दे बढ़ाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है। मैं चूंकि खुद भोगी रहा हूँ, एक शिक्षक माता पिता का एक घर में पैदा हुआ और वो आप जैसे शिक्षकों को सर्व शिक्षा में ट्रेनिंग वगैरह भी देते थे और उनसे अक्सर कहता था कि आपको रिसोर्स पर्सन क्यों हो रहा है, ये कोई आपको नहीं लगता है पता है तुमने तो, लेकिन बहुत चाव से वो पढ़ाते थे। लेकिन उनका वही रवैया हम बच्चों के साथ शायद उस तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं पेट्रियार्कल माइंड सेट की हमने जो तय कर दिया है। जो खलील जिब्रान ने एक छोटी सी कविता लिखी ऑन चिल्ड्रन, और वो कहते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम टू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो अपनी जो अमूर्त इच्छाएं हैं या अपूर्ण लालसाएं हैं, उसकी पूर्ति का माध्यम आप अपने बच्चों को बनाना छोड़ दीजिए। उनकी अपनी दुनिया है, उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। तो ये बहुत जरूरी है। हम आईएएस नहीं हुए तो हमारे बच्चे आईएएस हो गए, क्यों हो जाए? सिर्फ आपकी खुशी के लिए प्रणाम कर दें, उनकी इच्छा कुछ और करने की वही इसमें बेहतर वो कर सकते हैं। तो आप लगातार उनके साथ डायलॉग में जाएंगे तो कोई न कोई रास्ता आप दोनों मिलकर निकाल पाएंगे। यह काम अगर आप अपने इलाके के अभिभावकों से बातचीत के जरिए कर सकें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है।
उन बच्चों की जिंदगी को यातनापूर्ण बनने से आप रोक पाएंगे। पूर्वक बीमारियों का पैसा नाली में बहाया जाता है कोटा में और 24 लेकर वो वापस पहुंचने के बाद मतलब क्या मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको इंजीनियरिंग करना है, इच्छा हो तो एक बात है। तो ये सब पहलुओं की तरफ भी हम लोग सोच सकें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काम होगा। आपने मुझे इतने धैर्य से धन्यवाद पूर्वक सुना, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेहरबान हो कि बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मेहरबान हो कि बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर लौट के आ शुक्रिया।